हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। जो इनकी जीवन काल था वो 1770 से 1850 का माना जाता है। इनका जन्म 1770 और मृत्यु 1850 में हुई थी। इनका जन्म जो हुआ था वो 7 अप्रैल 1770 को कोकरमाउथ कुंबरलैंड में हुआ था। देखिए, जो आपके वन लाइनर क्वेश्चंस है जो टीजीटी में पीजीटी में अब पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का क्या होता है, आपको कोई भी टॉपिक के बारे में पूछ लिया जाता है। तो जहाँ तक क्या होता है, वन लाइनर से ही आपके क्वेश्चन निकाले जाते हैं। और यहाँ पर हम आपके लिए वन लाइनर लेकर आए हैं जहाँ से आपको क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है। तो इनका जो जन्म हुआ था वो 7 अप्रैल 1770 को हुआ था कोकरमाउथ कुंबरलैंड में। देखिए, क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि इनका जन्म कब हुआ था। डेट पूछ सकते हैं 7 अप्रैल, ईयर पूछ सकते हैं 1770, जगह पूछ सकते हैं कोकरमाउथ कुंबरलैंड। ठीक है, उसी तरह से इनके डेथ में से भी क्वेश्चन इसी तरह से निकाला जा सकता है। अप्रैल 23 को इनकी मृत्यु हुई थी, सन था 1850। इनको जो बीमारी थी वो थी प्लॉर्सी की, जब ये 80 साल की उम्र में थे। और जो इनको बरीड किया गया था, दफनाया गया था, ग्रासमेयर चर्चयार्ड में दफनाया गया था। अब क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जा सकता है कि इनके माता और पिता का नाम क्या था। तो इनके पिताजी का नाम था जॉन वर्ड्सवर्थ, ये अटॉर्नी एट लॉ थे। और इनकी मदर का नाम था एन कॉक्सन। ठीक है, उसके बाद में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं, ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आते हैं जहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो वहाँ से भी आपको पता होना चाहिए। मैं वन लाइनर आपके लिए लेकर आई हूँ, वहाँ से मैं आपको हिंदी में समझाते चलूँगी जिससे आपका बेस अच्छे से क्लियर हो जाए। वर्ड्सवर्थ वॉज द सेकेंड ऑफ द 5 चिल्ड्रन। तो देखिए, ये अपने 5 भाई बहनों में दूसरे नंबर के थे। ही वॉज अ मूडी एंड वायलेंट टेम्पर। इन 1778 हिज मदर वॉज डेड व्हेन ही वॉज ओनली 8। देखिए, क्वेश्चन ये बन सकता है कि उनकी मदर की डेथ कब हुई थी। तो जब वो 8 साल के थे। अगर ईयर पूछा जाए तो 1778। नेक्स्ट आता है हिज रिलेटिव्स सेंट हिम टू द स्कूल एट हॉक्सेड। तो कौन से स्कूल में भेजा गया था इनको? स्कूल एट हॉक्सेड। इन 1787 ही ज्वाइंड एट एसटी कॉलेज स्कूल एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। नेक्स्ट टॉपिक आता है वर्ड्सवर्थ टीचर विलियम टायलर इंस्पायर्ड हिम टू कंपोज पोएम्स। देखिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ को पोएम्स कंपोज करने के लिए किसने इंस्पायर किया था। तो जो इनके टीचर्स थे, इनके टीचर का नाम था विलियम टेलर, इन्होंने इनको इंस्पायर किया था। नेक्स्ट टॉपिक आता है विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज नेवर सीरियस अबाउट हिज फॉर्मल स्टडीज़। हिज लव अफेयर विद मैरी एस्थवेट वॉज वेरी शॉर्ट वन। तो इनका लव अफेयर किसके साथ चला था? मैरी एस्थवेट के साथ। कितना चला था? बहुत शॉर्ट टाइम के लिए। ही रोट मोर देन 500 सोनेट्स। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि उन्होंने कितने सोनेट लिखे। तो लगभग 500 से ज़्यादा सोनेट्स वो लिख चुके थे। ही रिवोल्टेड अगेंस्ट द सूडो आर्टिफिशियल डिक्शन ऑफ द न्यू क्लासिकल पोइट्स। ही न्यू मैनी लैंग्वेजेस लाइक ग्रीक, लैटिन, इटालियन, फ्रेंच, स्पेनिश। देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो कितनी भाषाओं का ज्ञान रखते थे। तो यहाँ 5 भाषाएं आपके सामने बता दी गई हैं, ग्रीक, लैटिन, इटालियन, फ्रेंच एंड स्पेनिश। नेक्स्ट टॉपिक आता है माइकल ब्यूपे वॉज हिज फर्स्ट टीचर इन पॉलिटिक्स। तो इनके फर्स्ट टीचर कौन थे पॉलिटिक्स में? माइकल ब्यूपे। नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स एंड इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। देखिए, ये जो लाइन है वो वर्ड्सवर्थ ने पोएट्री की एक परिभाषा दी है। उनके अनुसार पोएट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। वो कहते हैं कि जो पोएट्री है वो जो हमारी शक्तिशाली भावनाएं होती हैं उनका ओवरफ्लो होता है। और जो वो ओवरफ्लो होता है स्वतंत्र रूप से बहता हुआ। एंड इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। और जब हम अकेले में बैठते हैं और अपनी भावनाओं को इकट्ठा करते हैं तो उसका क्या होता है? ओरिजिन वहाँ से होता है। जब हम अकेले में बैठकर उन सब विचारों के बारे में, उन सब इमोशंस के बारे में सोचते हैं तो वहाँ क्या होता है? काव्य का जन्म होता है। Next, he also defined poetry as the breath and the finer spirit of all knowledge. वो कहते हैं कि जो पोएट्री है वो breath है और finer spirit है of all knowledge की। It is the impatient expression which is in the countenance of all science. Wordsworth planned to make the prelude and the excursion parts of his long poem Recluse that will treat of nature, man and society. तो प्रील्यूड के बारे में एक बात बताई जाती है कि जो वर्ड्सवर्थ थे उन्होंने प्लान किया था कि वो एक लॉन्ग पोएम लिखेंगे जिसका नाम रेक्लूज होगा। और प्रील्यूड और एक्सकर्जन, द प्रील्यूड एंड एक्सकर्जन इसके पार्ट्स होंगे, लेकिन वो इसे कंप्लीट नहीं कर पाए। द होम
एट ग्रासमेरे वॉज टू बी द फर्स्ट ऑफ रेक्लूज। द होम ऑफ ग्रासमेरे क्या थी, फर्स्ट बुक थी रेक्लूज की, बट इट वॉज नॉट पब्लिश्ड टिल 1888। 1888 तक ये पब्लिश नहीं कराई जा चुकी थी। द एक्सकर्जन वॉज टू बी द सेकेंड बुक ऑफ द रेक्लूज, द थर्ड बुक वॉज नेवर कम्प्लीटेड। देखिए रेक्लूज क्या थी, वो सेकेंड बुक थी इसकी, और थर्ड बुक को कभी लिखा ही नहीं जा चुका, वो उसे मतलब पूरा नहीं कर पाए। द एक्सकर्जन विच वर्ड्सवर्थ started writing in 1802 and published in 1814। एक्सकर्जन को वर्ड्सवर्थ ने लिखना शुरू किया था 1802 में और पब्लिश कर चुके थे इसे 1814 में। विद इट्स 9 बुक्स इट वॉज टू बी अ पार्ट ऑफ द रेक्लूज। इन 1843 वर्ड्सवर्थ बिकम द पोएट ल्यूरेट आफ्टर द डेथ ऑफ साउथे, दो ही डिड नॉट विश इट। देखिए 1843 में क्या हुआ था, वर्ड्सवर्थ को पोएट ल्यूरेट बना दिया गया था जब साउथे की डेथ हो गई थी, लेकिन वो पोएट ल्यूरेट बनना नहीं चाहते थे। 1802 में उन्होंने मैरी हैचिंगसन से शादी कर ली थी। मैरी हैचिंगसन से इनकी शादी हो जाती है 1802 में। द प्रील्यूड वॉज पब्लिश्ड आफ्टर हिज डेथ, और प्रील्यूड को उनकी डेथ के बाद में पब्लिश कराया गया। ही कमेंस्ड इट इन 1798-99 एंड फिनिश्ड इट इन 1805। इन्होंने इसको लिखना शुरू किया था 98 और 99 के बीच, और 1805 तक इन्होंने इसे पूरा किया। इट प्रेजेंट्स द इम्प्रेशन ऑन वर्ड्सवर्थ्स माइंड फ्रॉम हिज अर्लीस्ट रिकलेक्शन टिल हिज मैच्योर मैनहुड। इसके अंदर उन्होंने अपनी जो मैच्योर मैनहुड से लगाकर अब तक की जितने भी इम्प्रेशंस थे उनके दिमाग में, उनको इकट्ठा करके इसको लिखा था। वर्ड्सवर्थ मेड 2 ट्रिप्स ऑफ फ्रांस इन 1790 से 1791। देखिए यहाँ पर इनकी फ्रांस की 2 टूर होती है, जिसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा भी जा सका है कि कितनी बार वो फ्रांस गए थे। तो वो 2 बार गए थे। कब गए थे, 1790 में और 1791 में। ही ज्वाइन द ग्रांटिस्ट विच वर द मॉडरेट रिपब्लिकन्स। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, वो ग्रांडिस्ट को उन्होंने ज्वाइन किया यहाँ पर। द एक्सक्यूजन ऑफ लुइस 14th एंड द राइज ऑफ नेपोलियन थ्रू कोल्ड वाटर ऑन हिज रिवोल्यूशनरी एंथ्यूज्म। ही बिलोंग्ड टू द ग्रुप ऑफ ट्रॉय। तो देखिए यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि वो ट्रॉय के ग्रुप से बिलोंग करते थे। इन ऑर्लेन ही फेल इन लव विद मैरी एन वॉलन, जिनका सेकंड नेम था एनेट भी कहा जाता था। ऑर्लेन में उनको प्यार हो जाता है एक ऐसी लड़की से जिसका नाम था मैरी एनी वेलन, जिनका नाम एनेट रखा गया था। इट वॉज सेड दैट ही हैड अ डॉटर एनी कैरोलाइन फ्रॉम हर, और ये कहा जाता है कि एनी कैरोलाइन नाम की एक लड़की थी उन दोनों की बेटी। ड्यूरिंग हिज स्टे इन फ्रांस ही कंपोज्ड अ great part of descriptive sketches in 1793. He was much influenced by the political justice of Godwin. तो वो किससे, पॉलिटिकल जस्टिस ऑफ गॉडविन से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। हिज कलेक्शन lyrical ballad was published in 1798 with 23 poems, 19 by Wordsworth and 4 by Coleridge। देखिए इसमें कहा जाता है कि जो लिरिकल बैलेड पब्लिश हुआ था 1798 में, वो 23 पोएम के साथ में पब्लिश हुआ था, जिनमें से 19 पोएम्स वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखी गई थी और 9 पोएम उनके फ्रेंड कॉलरिज द्वारा लिखी गई थी। इन द सेकेंड एडिशन ऑफ 1800 द फेमस प्रीफेस वॉज एडेड। सेकेंड एडिशन में जो हुआ था इसको, वो 1800 में हुआ था। देखिए पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस बात को ध्यान रखें। इन द सेकेंड एडिशन ऑफ 1800 द फेमस प्रीफेस वॉज एडेड। देखिए प्रीफेस को एडिट किया गया था, किस में एडिट किया गया था, सेकेंड एडिशन में। कब किया गया था, 1800 में। इन द थर्ड एडिशन ऑफ 1802 एन अपेंडिक्स ऑन पोएटिक्स डिक्शन वॉज एडेड। तो थर्ड एडिशन कब आया, 1802 में आया, और उसमें क्या एड किया गया था, एन अपेंडिक्स ऑन पोएटिक डिक्शन। एक सबसे लास्ट इसका जो एडिशन आया था वो 5वां एडिशन आया, सॉरी 4th एडिशन आया था इसका 1805 में। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका 1798 में, सेकंड आता है आपका 1800 में,
थर्ड आता है आपका 1802 में और फोर्थ आपका आता है 1805 में। द ईयर 1798 इज़ द पब्लिकेशन ऑफ द लिरिकल बैलेट्स। द ईयर मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट एंड द डेथ ऑफ द क्लासिकल वन। लिरिकल बैलेट को माना जाता है कि ये रोमांटिक मूवमेंट की एज की बिगनिंग थी और क्लासिकल एज यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। देखिए वर्ड्सवर्थ का जो वर्क्स थे उनके बारे में बात करते हैं, कौन कौन से वर्क्स थे। तो उनके कुछ सोनेट थे जिनका नाम था द रिवर डूरेंट सोनेट्स, सेकंड था द क्लैस्टिक्स सोनेट्स, थर्ड सोनेट्स डेडिकेटेड टू लिबर्टी और फोर्थ में आता है मिसलेनियस सोनेट्स। इनकी पॉपुलर पोएम्स की अगर बात करते हैं तो उनमें आता है द एक्सकर्जन, द प्रिल्यूड ऑफ ग्रोथ ऑफ अ पोइट्स माइंड टू मिल्टन। और इसके बाद में देखिए काफ़ी सारी पोएम्स आती है जिसमें अपॉन वेस्टमिनिस्टर एबे, वी आर सेवन, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, टू द कुकू, द डैफोडिल्स, लूसी ग्रे, साइमन ली, इन सबको आप लिख सकते हैं क्योंकि लिखना बहुत ज़रूरी है। कोई भी वर्क्स आपसे पूछ लिया जा सकता है, 4 वर्क्स दे सकते हैं, उनमें से कौन सा वर्क्स इनका है, 3 वर्क्स देकर पूछ लिया चारों है या ये पूछ लिया कि एक है, तो आपको इनके सभी वर्क्स का नाम पता होना चाहिए। साइमन ली, अर्ली स्प्रिंग, या तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें या आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाए, बेहतर होगा आप कॉपी पेन लेकर बैठे और इन सबको नोट करें, पॉज कर दे वीडियो को, नोट करते चले, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अर्ली स्प्रिंग स्टेंज फीट्स ऑफ पेशन हैव आई नॉन, लूसी पोएम्स, द एलिजिक स्ट्रेंजा सजेस्टेड बाय अ पिक्चर ऑफ पील कैसल, द वाइटो, द वैगनार, द येलो रिविजिटेड, द सेलर्स मदर, Goody Black, the Ruined Cottage, the Descriptive Sketches, An Evening Walk, Effusion on the Death of James Hogg, She Dwelt Among the Untrodden Ways, 3 Years Ago, Laudemia, a narrative poem, Dion, Song at the Feast of Borgham Castle, The Affliction of Margaret, Resolution and Independence जिसका सेकंड नेम लीच गैदरर्स भी है, The Brothers, गिल्ट एंड सोरो। नेक्स्ट आता है पीटर पैल, द फाउंटेन, पुअर सुजन, रूथ, टू अ स्काईलार्क, स्टीपिंग वेस्टवर्ड, टू अ हाईलैंड गर्ल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टू अ हाईलैंड गर्ल, द सोलिटरी रीपर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपका आता है इमिटेशन ऑफ इमोर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड 1803 to 7 बट पब्लिश्ड इन 1807। टिंटन एबे बहुत इंपॉर्टेंट है, द रैम्बो और ड्यूटी, द इडियट बॉय माइकल इंपॉर्टेंट है, द थॉर्न, द बॉर्डर्स, इसके बारे में तो आपके इसी बार टीजीटी में पूछा गया था 2021 में। प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड, यहाँ से एक न एक क्वेश्चन जरूर आता है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो हम करने वाले हैं, वो ये है कि हम इनके सभी वर्क्स के बारे में बात करने वाले हैं। अगली वीडियो में आपको बताया जाएगा इनकी एक एक वर्क्स में क्या दिया गया है। चलिए हम इसी बार में इसको बता देते हैं ताकि आपको बार बार भटकना ना पड़े। द प्रिल्यूड क्या है? द प्रिल्यूड इज़ अ पोएम बाय वर्ड्सवर्थ, इज़ हिज स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी। प्रिल्यूड को स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी भी कहा जाता है। इसको वर्ड्सवर्थ ने लिखना शुरू किया था 1798 में और 99 तक लिखते रहे इसको, फिर फिनिश किया इन्होंने 1805 में, बट पब्लिश्ड इन 1850, थर्ड वर्जन इन 14 बुक्स। आफ्टर हिज डेथ अंडर द एडिटरशिप ऑफ माइकल कार्टर द पोइट सेक्रेटरी इट प्रेजेंट। ठीक है, तो इनके जो बुक पब्लिश हुई थी प्रिल्यूड किसके अंडर पब्लिश, कौन थे एडिटरशिप किसकी थी? मिस्टर कार्टर की। इट प्रेजेंट द इम्प्रेशंस on Wordsworth's mind from his earliest recollection till his mature manhood. Wordsworth's plan is to make the prelude a part of his long poem The Recluse. ठीक है, और नेक्स्ट इनकी इंपॉर्टेंट वर्क आता है टिंटर्न एबे के बारे में बात करते हैं। टिंटर्न एबे एक पोएम थी जो लिरिकल बैलेड में अपीयर्ड हुई थी 1798 में। इट कंप्लीट टाइटल, इसका जो कंप्लीट टाइटल था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। ये था लाइन कंपोज्ड, देखिए इसका जो पूरा टाइटल था वो था आपका यहाँ से लाइन कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबाउट टिंटर्न एबे ऑन रिविजिटिंग द बैंक ऑफ वाई ड्यूरिंग अ टूर जुलाई 13, 1798। तो इतना बड़ा इसका टाइटल था। इसका टाइटल कई बार पूछ लिया जाता है।
ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। वर्ड्सवर्थ विजिट द प्लेस इन 1793 एंड रिविजिट इट इन 1798 आफ्टर अ गैप ऑफ 5 ईयर। तो कितने ईयर्स के गैप में गए थे यहाँ पर दोबारा? 5 साल के। कब गए थे? 1793 और 98 में। ठीक है। इट कंसर्न इट कंसर्न विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सीन। देखिए वहाँ पर बहुत सारे सीन हैं। इनके डोरोथी के बारे में, जो बहन है इनकी डोरोथी, उसके बारे में बात की गई है। नेचर के बारे में बहुत सारी फिलोसफी बताई गई है। उसको डिवाइन स्पिरिट बताया गया है। ये ब्लैंक वर्स में है और लिरिकल जो इसमें ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। ठीक है। और इसका जो लिरिक है वो मैजेस्टिक है। नेक्स्ट जो इनका वर्क आता है वो आता है इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी ओड। ठीक है। तो जो ओड है इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी, ये वर्ड्सवर्थ की एक पोएम है जो पब्लिश हुई थी 1807 में और लिखी गई थी 1803 में। और पार्टली इसका इन कुछ तो हिस्सा इसका लिखा गया था 1803 में और कुछ लिखा गया था 1806 में एट टाउन नीड। इट्स टाइटल इज ओड इमिटेशन ऑफ इमोर्टैलिटी। उसके बाद में क्या हुआ, इसका जो पूरा नाम था, टाइटल था, इसका भी काफ़ी बड़ा टाइटल है, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है। तो इसका जो टाइटल है वो है ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। ये इसका पूरा आप लिख लीजिए, नाम है क्या है? ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। और ये क्या है? ये एक इरेगुलर ओड है। इसकी ओड फॉर्म क्या है? इरेगुलर है। और एड्रेस है, फॉर्म ऑफ, इसकी जो फॉर्म है वो एड्रेस की है। डिग्निफाइड इन स्टाइल, फीलिंग एंड टोन। द ओड इन द 1807 एडिशन ऑफ पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स हैज़ अ मोटो। ठीक है। तो ये कहाँ पब्लिश हुई थी आपकी? 1807 में पोएम्स इन 2 वॉल्यूम में पब्लिश हुई थी। और इसमें इसको एक मोटो के साथ में पब्लिश किया गया था जिसका मीन्स था लेट अस सिंग ऑफ थिंग्स अ लिटिल मोर एलिवेटेड और लेट अस सिंग अ समवॉट लफ्टियर नोबलर सॉन्ग। ठीक है। इसकी जो इन 1815 ही रिवाइजेस द पोएम एंड प्रीफिक्सेस इट टू द लाइन ऑफ द रेम्बो द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ अ मैन। देखिए इसमें एक पोएम लिखी गई है जिसका नाम है द रेम्बो, और जिसमें कहा गया है जो चाइल्ड है वो फादर ऑफ अ मैन है। ये लाइन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन एंड आई कुड विश माई डेज टू बी बाउंड ईच टू ईच माई नेचुरल पाइटी। ठीक है। इसके साथ इसमें कुछ वर्ड जोड़े गए थे जिसमें माइटी प्रोफेट कहा गया था बच्चे को, सिर ब्लेस्ड कहा गया था और बेस्ट फिलोसफर कहा गया था। इसके साथ ही इंटीमेशन के बारे में अगर बात करें तो इट सीम्स विद that Wordsworth might have borrowed the idea from Henry Vaughan's The Retreat. नेक्स्ट इनका इंपॉर्टेंट वर्क आता है ओ टू ड्यूटी। ओ टू ड्यूटी क्या है? इनकी एक पोएम है जो एक डिडक्टिक एंड एथिकल इन टोन है। ये कंपोज की गई थी आपकी 1805 में और पब्लिश की गई थी 1807 में। इसका मोटो था जिसका मीनिंग आपका रखा गया था नो लॉन्गर गुड by resolve but so educated by habit that not only can I do right but that I cannot do otherwise than right। ठीक है। इसमें ड्यूटी को क्या कहा गया था? स्टर्न डॉटर ऑफ, देखिए यहाँ पर लिखा गया है स्टर्न डॉटर। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि ड्यूटी क्या है? वो एक स्टर्न डॉटर ऑफ वॉइस ऑफ गॉड है। ठीक है। क्या है? स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड कहा गया था। ठीक है। एंड इन द लाइट ऑफ ट्रूथ बाय बॉडमॉन्स लेट मी अलाइव। ये इसकी कुछ लाइन्स हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में आता है द सॉलिटरी रीपर। सॉलिटरी रीपर क्या है? वर्ड्सवर्थ का लिरिक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में क्वेश्चंस लगभग हर साल टीजीटी में पूछा गया है वर्ड्सवर्थ के वर्क से। ठीक है। तो ये एक लिरिक है। सम क्रिटिक्स कंसिडर इट इज़ अ बैलेड। ठीक। ये पब्लिश करा गया था 1807 में। इसकी जो सिंगिंग की फॉर्म है वो गैलिक है। इसमें 32 लाइन्स हैं और इसमें एक लेडी के बारे में बताया गया है जो एक स्कॉटिश मैडन है, द हीरोइन ऑफ द पोएम। ठीक है। और उसको कहा गया कि जो उसकी आवाज़ है वो किसी कोयल से भी ज़्यादा मधुर है। नेक्स्ट वर्क
नेक्स्ट वर्क इनका आता है माइकल। माइकल इज़ वर्ड्सवर्थ पेस्टरल नैरेटिव पोएम रिटन इन द ऑटम एंड अर्ली विंटर ऑफ 1800 एट द कॉटेज टाउन ऑफ ग्रेसमेयर। इस वर्क्स को जब उन्होंने लिखा था तो वो कहते हैं, वो बातें कर रहे थे यहाँ व्यक्ति के बारे में, उसके दिल के बारे में, उसके ह्यूमन लाइफ के बारे में, रिलेशनशिप ऑफ मैन एंड नेचर के बारे में इसमें वो बात करते हैं। इसमें एक सेफर्ड के बारे में बात की गई है जो ग्रासमेयर वेल में रहता है। उसकी उम्र 80 साल है और वो अपने रॉक्स और फील्ड्स से बहुत प्यार करता है। इज़ाबेल उसकी वाइफ है और वो उससे 20 साल छोटी है। ल्यूक उसका बेटा है और वो एक स्पिनिंग व्हील के पास में रहते हैं जिसको उन्होंने नाम दिया है इवनिंग स्टार। कॉटेज में रहते हैं और कॉटेज का नाम क्या है, इवनिंग स्टार। ल्यूक जो है उसकी उम्र 18 साल है और दुर्भाग्य उनके परिवार में आ जाता है। उनका बेटा जो है लंदन चला जाता है और इविल कोर्सेज के चक्कर में फंस जाता है। उसके बाद में माइकल और इज़ाबेल डाइज, द कॉटेज इज पुल्ड डाउन, द रिमेन्स। आखिरी में क्या बचता है वहाँ पर, कर्ज के कारण माइकल का जो घर है वो इवनिंग स्टार है उसको तोड़ दिया जाता है और बस वहाँ पर एक ओकर ट्री बच जाता है। ये पोएम जो है पूरी दया पैथस से भरी हुई है। माइकल को बहुत प्यार था अपने बेटे से और वो जब लंदन में जाकर बुरी एक प्री बन जाता है, इविल हैबिट्स का गलत लोगों के बीच फंस जाता है, तो ये पूरे परिवार के लिए एक त्रासदी लेकर आता है। इसी के बारे में इस वर्ड्सवर्थ ने यहाँ बात की है। उसको वर्क को लिखा गया था एबडंट ब्लैंक वर्ड्स में। नेक्स्ट वर्क इनका आता है रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। रिजोल्यूशन और इंडिपेंडेंस का दूसरा नाम था लीच गैदरर्स। ये एक नैरेटिव पोएम है जिसको कंपोज्ड किया था टाउन एट ग्रासमेयर में 1802 में और पब्लिश किया गया था 1807 में। ये जो इसका डिस्क्रिप्शन है वो एक अच्छी इवनिंग के साथ में, ब्यूटीफुल इवनिंग के साथ में शुरू होता है। जो पोइट है वो एक वॉक के लिए जा रहा है, उसका मूड बहुत अच्छा है, बट अचानक से क्या होता है, ही कॉल्स चैटरटन्स एंड बर्न्स हु डाइज इन डेस्पेयर। जो चैटरटन के बारे में वो सोचने लगता है, बर्न्स के बारे में सोचने लगता है जिनके दुख में मौत हुई थी। ही सीज अ वेरी ओल्ड मैन विद स्नो वाइट हेयर in his old age. He seems to be doing something. That old man tries to collect something from the surface of the water with his stick. He asks questions. The old man replies. The poet feels that the old leech gathers is some unknown messenger of God. तो यहाँ पर उनके बारे में बात चलती रहती है। इसका जो स्टाइल है वो सिंपल और इफेक्टिव रखा गया है। नेक्स्ट वर्क इनका आता है सी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज। वन ऑफ वर्ड्सवर्थ लूसी पोइम्स में से हैं। लूसी पोइम्स में से यहाँ बताया गया है, यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो लूसी है वो मर जाती है यंग एज में और लूसी लिव्स अननोन लाइक द वायलेट्स हाफ हिडन बाय द मोस कवर्ड स्टोन। वो कहते हैं कि लूसी की डेथ इस तरह से हो जाती है जैसे कि कोई वायलेट का फूल हो और वो मोस के द्वारा स्टोन पर कवर कर दिया गया हो और वो किसी को दिखाई ही ना दिया हो। सी इज़ फेयर एज ए स्टार। यहाँ पर वो बातें करते हैं उसकी ब्यूटी की। वो कहते हैं कि वो बहुत कम एज में मर गई। यहाँ की एक फेमस लाइन है, बट सी इज़ इन हर ग्रेव एंड ओ द डिफरेंस टू मी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। नेक्स्ट वर्क इनका आता है 3 years सी ग्रू इन सन एंड सावर। ये भी लूसी पोइम्स में से एक है और इसको कंपोज किया गया था इन द हार्ट्स फॉरेस्ट इन जर्मनी 1799 में, बट पब्लिश्ड इन 1800। ठीक है, 1799 में जर्मनी में इसको लिखा गया और पब्लिश किया गया इसको 1800 में। लूसी को यहाँ चाइल्ड ऑफ नेचर बताया गया है। उसकी यहाँ पर भी उसकी डेथ बताई गई है कि वो बहुत कम एज में डेथ को प्राप्त हो जाती है। यहाँ सब कुछ बताया गया है। इसमें 7 स्टेंजा है ऑफ 6 लाइन इच। राइम स्कीम इसकी A B C C B है और फेमस लाइन इसकी है सी डाइड एंड लेफ्ट टू मी दिस हीथ the calm and quiet scene, the memory of what he has been and never more will be. नेक्स्ट वर्क इनका आता है लूसी ग्रे। लूसी ग्रे भी इनकी एक फेमस पोएम है। लूसी पोएम्स में से ही है। पैथेटिक डूम को प्राप्त हो जाती है लूसी इसमें। सी इज़ विदाउट मेट एंड कॉमरेड, उसका कोई साथी नहीं है। वो एक मूर में रहती है। फादर आस्क हर टू गो टू द टाउन एंड टेक लंटन। उसके जो पिता कहते हैं कि तुम एक लंटन लेकर आ जाओ। और वो रात बहुत ही तूफ़ानी थी जब वो लंटन लेकर अपने रास्तों से गुजर रही थी। तभी एक स्टॉर्म आ जाता है और वहाँ उसको क्या होता है, वो समय से पहले ही वहाँ जो स्टॉर्म था वो पहुँच गया, जिसके कारण वो अपने टाउन नहीं जा पाई।
जो उसके पेरेंट्स है उसको सर्च करते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ उसके लूसी के पैरों के निशान ही मिलते हैं, अब वो वहाँ पर नहीं है। इसकी फेमस लाइन की बात करें तो ओ रफ एंड स्मूथ द ट्रिप अलोंग एंड नेवर लुक्स बिहाइंड एंड सिंग अ सॉलिटरी सॉन्ग एंड दैट विसल्स इन द विंड। यहाँ पर कह रहे हैं वे कि वो इन स्मूथ और रफ रास्तों से गुजर गई और उसने कभी वो चलती रही, गाती रही एक सॉलिटरी सॉन्ग को, उसने मुड़कर पीछे नहीं देखा और उसकी जो आवाज़ है उसकी विसल अब भी हवाओं में गूंज रही है। नेक्स्ट इनका इम्पोर्टेंट वर्क आता है द थ्रोन। थ्रोन एक लिरिकल बैलेड है, ये एक स्टोरी है, ये एक स्टोरी है एक वुमन की वुज लवर बिट्रे हर फॉर अनदर वुमन, जिसका पति उसे, जिसका जो लवर है उसको किसी और औरत के लिए धोखा दे देता है। द वुमन बिकम मैड एंड व्हेन द लवर मैरिज अनदर वुमन अ बेबी इज़ बॉर्न टू हर। ये द थ्रोन उसकी कहानी है। इसकी फेमस लाइन है ओ मिजरी दैट आई हैव हियर्ड हर क्राई, ओ मिजरी, ओ मिजरी, ओ वो इज़ मी, ओ मिजरी। यहाँ पर पोइट यूज़ किया है थॉर्न ट्री को, द पॉन्ड, द माउंड एज अ सिंबल ऑफ नेचर के बारे में। उसके बाद में बात करते हैं मिल्टन 1802, या इसको टू मिल्टन भी कहा जाता है। ये एक सोनेट है, वर्ड्सवर्थ ने इन्वोक किया है, आह्वान किया है मिल्टन का इसमें। मिल्टन स्टैंड फॉर लफ्टी आइडियाज़, उनके जो विचार थे वो काफ़ी उत्कृष्ट थे। द पोइट फील्स दैट मिल्टन शुड बी अलाइव एट दिस टाइम, कि मिल्टन आज के समय में भी जीवित होना चाहिए था। पीपल हैव लॉस्ट इन वर्ल्ड हैप्पीनेस, व्यक्तियों ने अपने अंदर की जो खुशियाँ हैं उनको देखना बंद कर दिया है। लव ऑफ फ्रीडम एंड वर्चू आर नो मोर फाउंड इन द पीपल, वॉट रिमेन्स इज़ द सेल्फिशनेस ऑफ द पीपल। आज के समय में लोगों में फ्रीडम नहीं है, वर्चूज़ नहीं है, कि बस स्वार्थ ही नज़र आता है। इस तरह के मैसी लैंड हो चुका है, मार्शी लैंड हो चुका है। वो कहते हैं कि तुम्हें आज के समय में होना चाहिए था, क्योंकि तुम एक ऐसे सितारे के समान हो जो सारे समाज में चमकता था। तुम्हारी जो आवाज़ थी तुम्हारी पोइम्स में वो काफ़ी ऐसे थी जैसे कि कोई ट्रम्पेट बज जाए और पूरे समाज को जगा दे। द पोइट कंक्लूड्स सेइंग दैट मिल्टन शुड कम अगेन एंड टू रिफॉर्म पीपल। वो कहते हैं कि मिल्टन कभी ना कभी वापस ज़रूर आएंगे इस समाज को सुधारने के लिए। This sonnet is a tribute to Milton. First, it is published under the title to London 1802, but Wordsworth changes the title it's to Milton. नेक्स्ट वर्क की अगर बात करें तो कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज, इनकी एक सोनेट है जो लंदन की ब्यूटी को बताता है। द रिवर ग्लिट्स एट हिज ओन स्वीट विल, डियर गॉड, द वेरी हाउस सीम स्लीव एंड ऑल द माइटी हार्ट इज लाइंग स्टिल। ये इसकी फेमस। नेक्स्ट अगर फेमस वर्क के बारे में बात करें तो रुथ इज अ फेमस वर्क बाय वर्ड्सवर्थ, अ पोएम विद द अल्टरनेटिव टाइटल द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर। इसको लिखा गया था 1799 में। जो रुथ की एक कहानी है जो सफ़र कर रही है, एक अमेरिकन यूथ है जो सफ़र कर रही है, और द पोएम्स प्रेजेंट द डार्कर साइड ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर। एक रुथ एक वैग्रेंट गर्ल है जो अपनी माता को खो देती है। उनके पिता किसी और औरत से शादी कर लेते हैं। शी वेंडर्स ओवर हिल्स एंड डेल्स। व्हेन शी ग्रू अप शी गिव्स हर हैंड टू द वाइल्ड अमेरिकन यूथ। द अमेरिकन यूथ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वायलेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ नेचर। ही लॉसेस ऑल सेल्फ कंट्रोल एंड द नोबलर एस्पायरेशन ऑफ द सोल। इसमें सी इज़ कन्फाइंड ऑफ ल्यूनाटिक असाइलम। पोएम इज़ नॉट इंस्पायर्ड, फाइन पिक्चर्स आर मिसिंग इन द पोएम। ये इसकी कमियाँ हैं। नेक्स्ट वर्क आता है टू अ स्काईलार्क। टू अ स्काईलार्क विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखी गई एक पोएम थी जो 1825 में लिखी गई, 1827 में पब्लिश्ड हुई थी। द पोइट प्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बर्ड। द बर्ड सोर्स हाई। जो बर्ड है ये स्काईलार्क होती है काफ़ी हाई तक उड़ जाती है। वाइल सोरिंग इट्स सिंग्स, वो जितनी ऊंचे जाती है वो गाती जाती है। दो इट इज़ इन द स्काई इट कीप्स इट्स आई एंड हार्ट टू द नेस्ट विच इज़ ऑन द ग्राउंड। वो कितनी भी ऊंची क्यों ना उड़ जाए, कितनी भी ऊंची गीत गाती हुई क्यों ना उड़ जाए, लेकिन उसकी नज़र जो है उसके घोंसले पर रहती है जो धरती पर बना हुआ है। इट कम्स टू द नेस्ट एट इट विल, जब उसकी मर्जी होती है वो नीचे अपने को। नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट वर्क्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ इज़ द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। ये वर्ड्सवर्थ का एक सोनेट है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो इसकी मैटेरियलिस्टिक आउटलुक है ऑफ द पीपल्स का।
गेटिंग एंड स्पेंडिंग हैव बिकम चीफ कंसर्न ऑफ द लाइफ। वो कहते हैं कि प्राप्त करना और खर्च कर देना यही आजकल लोगों के चीफ कंसर्न बन गया है। पीपल हैव गिवन देयर हार्ट एंड सोल टू द परसूट ऑफ मीनिंग। वो अपना दिल और आत्मा निकाल कर दे दें ऐसे हो गए हैं व्यक्ति आज के समय में। दे डू नॉट अप्रिसिएट द ब्यूटी ऑफ नेचर। वो आज के समय वो जो ब्यूटी है नेचर की वो उसे अप्रिसिएट नहीं कर रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं जो प्रकृति है उसकी अवहेलना कर रहे हैं। ये जो राइम स्कीम इसमें बताई गई है वो ए बी बी ए है, ए बी बी ए सी डी ई। द पोइट हैज़ मैंशन द टू गॉड्स। इसमें 2 सी गॉड्स के बारे में बताया गया है, प्रोटियस एंड ट्राइटन के बारे में। और इनकी फेमस लाइन जो है इसमें, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस लेट एंड सून, गेटिंग एंड स्पेंडिंग विल ले वेस्ट आवर पावर्स, लिटिल वी सी इन द नेचर दैट इज़ आवर्स। वो हम प्रकृति में बहुत कम देख पा रहे हैं, जबकि प्रकृति हमारी है उसमें हम बहुत कम देख पा रहे हैं। वी हैव गिवन आवर हार्ट अवे अ सॉर्डेड मून, द सी दैट बेयर्स हर बॉसम टू द मून। नेक्स्ट वर्क इसका है स्कॉन टू सोनेट। स्कॉन नोट द सोनेट, सोनेट नोट ऑन द सोनेट इज वर्ड्सवर्थ सोनेट। इट इज़ पब्लिश्ड इन 1827। इसको नोट द सोनेट जो है वो 1827 में लिखा गया था। वर्ड्सवर्थ प्राइजेस सोनेट एज पोइटिक फॉर्म। ही आस्क द क्रिटिक नोट टू स्कॉन द सोनेट फॉर्म। वो कहता है कि सोनेट फॉर्म को स्कॉन नहीं करना चाहिए। वो शेक्सपियर हैज़ रिवील्ड हिज पर्सनल फीलिंग थ्रू द सोनेट। जो शेक्सपियर हैं उन्होंने जो अपनी पर्सनल फीलिंग थी वो भी एक सोनेट के द्वारा लिखी थी। पेट्रार्क ने अपना डिसअपॉइंटमेंट इन लव फॉर ल्यूरा वो भी सोनेट में लिखा था। ही ऑल्सो मैंसन टासो, कैमोएन, दांते, स्पेंसर एंड मिल्टन हु टेक सोनेट एज द फोर्सफुल मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। और इसकी जो फेमस लाइन है वो थी, विद द की शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट, विद द डैम fell round the path of Milton in his hand, the thing become a trumpet, whence he blew, soul animating strains, alas too few। नेक्स्ट वर्क के बारे में अगर बात करें तो आई वेंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, डैफोडिल्स इस पोएम का सेकंड टाइटल है। वो 1802 में कंपोज हुआ था, 1807 में पब्लिश हुआ था। ये इनका नेक्स्ट वर्क की अगर इनकी बात करें तो द टेबल टर्न इज वर्ड्सवर्थ्स पोएम। इनकी टेबल टर्न काफ़ी इंपॉर्टेंट पोएम थी। इट इज़ कंपोज्ड इन 1798 एंड पब्लिश्ड इन लिरिकल बैलेड। इसमें 32 लाइन है, 8 स्टेंजा है 32 लाइन के। इट प्रोमोट दैट नेचर इज़ द बेस्ट टीचर। इट मेक्स अ कंपैरिजन ऑफ द सिटी लाइफ विद नेचुरल लाइफ। और इसमें कहा गया है कि एन इवनिंग सीन ऑन द सेम सब्जेक्ट इज़ द सब टाइटल ऑफ द पोएम। जिसका सेम सब टाइटल था वो था टेबल टर्न का एन इवनिंग सीन ऑन द सेम सब्जेक्ट। द पोएम इज़ इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस। ये एड्रेस के फॉर्म में लिखी गई है। स्पीकर द पोइट एड्रेसेस हिज फ्रेंड मैथ्यू हु इज़ अ ग्रेट बुकवर्म। द पोइट टर्न्स द टेबल एंड मेक्स द कन्फ्रंटेशन। ही रिक्वेस्ट his friend to quit his books. He asked him to clear his books. The poem that is paired with the table turn is exposition and reply. देखिए जो इनका वर्क था यहाँ तक हमारे इनके वर्क्स की जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो ख़त्म हो गए हैं। अगली वीडियो में हम एक नए राइटर के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।